हेलो हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और प्रीलिम्स परीक्षा के लिए निशुल्क पढ़ाई की। अब मुख्य परीक्षा की बारी है। हम सोशियोलॉजी निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। इसका आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संस्था, और साथ में एक और टॉपिक की बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि हम तैयार करेंगे, समिति, जिसे हमारे सिलेबस में संघ के नाम से दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल सिलेबस पे आ जाते हैं। इस सिलेबस का जो मूल हिस्सा है, समाज की भारतीय संकल्पना हम पढ़ चुके हैं। समुदाय, संस्था, संघ, ये वाला टॉपिक में से हम समुदाय पढ़ चुके हैं। आज हम संस्था यानी इंस्टीट्यूशन पर फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक मूल जो बात है वो सेव हो जानी चाहिए कि समाज शास्त्र में संस्था का अर्थ वह नहीं होता जो आम जीवन में होता है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि आम जीवन में संस्था या इंस्टीट्यूशन का अर्थ जो होता है वो समाज शास्त्र में नहीं होता। हम आम जीवन में जनरली ऐसा बोलते हैं कि आज मैं इंस्टीट्यूट नहीं जाऊंगा। ऐसे इंस्टीट्यूट्स को बंद कर देना चाहिए जो देश के लिए हानिकारक है या देश में हानिकारक गतिविधियां फैलाते हैं। हम यहाँ इंस्टीट्यूट शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन यह आम जीवन वाला इंस्टीट्यूट है। यहाँ आम जीवन में जो इंस्टीट्यूट होता है उसका अर्थ है कि कोई 4 कमरे या 4 रूम से बना हुआ कोई एक घर या होगा जिससे एक कोई कार्य संचालित हो रहा होगा। जबकि आम जीवन की इस अवधारणा का समाजशास्त्र में बिल्कुल उल्टा अर्थ है, बिल्कुल विपरीत व्यवस्था है ये। चलिए हम समझते हैं कि समाज शास्त्र में इसका क्या अर्थ है। मैंने पहले ही समझा दिया है। आम जिंदगी में हम जो इंस्टीट्यूट या संस्था का अर्थ समझते हैं वो समाज शास्त्र में नहीं होता। हम आम जिंदगी में चाहे जो शब्द, चाहे जो कार्य के लिए यूज कर लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। समाज शास्त्र की एक विषय वस्तु है और उसी के अनुसार उस शब्द का अर्थ निकलता है। तो यहाँ संस्था का अर्थ, इंस्टीट्यूट का अर्थ कुछ विशेष होता है, समझते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संस्था का अर्थ वह नहीं होता जो दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सोचते हैं। संस्था होती क्या है फिर, या संस्थाएं किस काम के लिए होती है। हम समझेंगे कि मनुष्य ने संस्थाएं बनाई भी क्यों है। 2 लाइन में इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप जो समाज द्वारा मान्य है, वही संस्था है। पहले तो आप इस डेफिनेशन को अपने गले से नीचे उतारिए। 2 महत्वपूर्ण बातें यहां से हमें एग्जाम में नोट डाउन चाहिए। देखिए, एग्जाम में आप जो कुछ लिखे आम भाषा में लिखेंगे तो उसका नंबर नहीं मिलने वाला। सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप संस्था की वह परिभाषा लिखकर आ गए जो आपके दिमाग में पड़ी हुई है, आम जीवन में हम जी रहे हैं, तो आपको 0 नंबर मिलने वाला है। अगर इसकी परिभाषा वैसे ही चाहते हैं जिससे एग्जाम में नंबर मिले, तो फिर आपको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के हिसाब से इसकी परिभाषा होती है मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों का संगठित रूप जो समाज द्वारा मान्य हो। यहां 2 प्रमुख बातें हैं, 2 शब्द आपकी अर्थ में, आपकी परिभाषा में आने ही चाहिए। और वो कौन कौन से हैं? पहला तो मौलिक आवश्यकताओं, क्या है? मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करने के साधन के रूप में मानव द्वारा निर्मित और समाज द्वारा, ये मानव द्वारा निर्मित काम का नहीं है लेकिन समाज द्वारा मान्य, क्या पॉइंट है? समाज द्वारा मान्य संस्था को हम क्या कहते हैं, या मान्य जो भी बनी हुई संरचना है उसे हम समाजशास्त्र में संस्था कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपकी परिभाषा में कहीं से भी, किसी भी की प्रकार से आप लिखे, आपके 2 पॉइंट जरूर होने चाहिए। मानव की मौलिक आवश्यकताओं के लिए निर्मित विधि विधान, नियमों और कार्य प्रणालियों के संगठित रूप को जो समाज द्वारा मान्य होता है उसे ही हम क्या कहते हैं?
उसे ही हम संस्था कहते हैं। अब मुझे 100% यकीन है कि जो मुझे अभी सुन रहा होगा, जो मेरे वीडियो को देख रहा होगा, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। चलो इसे हम थोड़ा अपने ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, डीसी सर के ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप समझिए कि ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य जब बना था, या मनुष्य जब शुरुआत में संगठित रूप में रहना शुरू हुआ या समूह में रहना शुरू हुआ, तो मनुष्य ने कुछ आवश्यकताओं को महसूस किया होगा। कैसी आवश्यकता है? जैसे उसने आवश्यकता महसूस की होगी कि यार स्त्री और पुरुष के मध्य यौन संबंध होने चाहिए, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके पालन पोषण के लिए कोई होना चाहिए। ऐसी धीरे धीरे अनेक आवश्यकताएं उसने महसूस की होगी, और इन्हीं ये आवश्यकताएं जो उसने महसूस की, इन्हें ही हम कह रहे हैं मौलिक आवश्यकता। क्या कह रहे हैं? मौलिक आवश्यकता। तो इन्हीं मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने कुछ नियम बना दिए होंगे। क्या बना दिए होंगे? कुछ नियम बनाए होंगे, या कोई कार्य प्रणाली बनाई होगी कि इस तरीके से ये कार्य पूरा किया जाएगा। तो उसने कुछ नियम बनाए होंगे, कुछ विधि विधान बनाए होंगे, या कुछ परंपराएं बनाई होंगी। इनमें से कुछ न कुछ एक उसने बनाया होगा ताकि वह अपनी इन जरूरतों को पूरी कर सके। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि शुरुआत में जब मानव आया होगा, तो इस मनुष्य ने अपने जब संगठित स्वरूप को पहचान लिया होगा, रहना शुरू किया होगा। कबीलाई जीवन से ये संगठित जीवन में आया होगा, या घुमक्कड़ जीवन से संगठित जीवन में आया होगा। तो उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं रही होगी, उसको उसने पूरा करने के लिए, जैसे हम एक आवश्यकता मान लेते हैं यौन इच्छाओं की पूर्ति। अब यौन इच्छाओं की पूर्ति में ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध बना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो फिर इसे संगठित करना जरूरी था, और इसे संगठित करने के लिए उसने एक व्यवस्था बना दी, जिसे हमने बाद में नाम दे दिया विवाह। अब आप सोचिए कि विवाह क्यों बनाया गया होगा? विवाह इसीलिए तो बनाया गया होगा कि एक पुरुष की और एक स्त्री की, दोनों की यौन इच्छाओं पूर्ति करने के लिए कोई एक चीज बना दी जाए। तो ये शुरू में एक नियम, कार्य प्रणाली या विधि विधान, परंपरा के रूप में बना होगा। लेकिन जब हर मनुष्य ने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, हर मनुष्य ने उसको अपना लिया, तो इसका अर्थ हुआ कि उसे समाज से स्वीकृति मिल गई। क्या मिल गई? समाज से स्वीकृति मिल गई। और जैसे ही इसे समाज से स्वीकृति मिली, ये आगे चल करके परिणित हो जाता है इंस्टीट्यूशन के रूप में। अब विवाह क्या कहलाने लगेगा? विवाह एक संस्था कहलाने लगेगी, जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा मनुष्य को ही सामाजिक जीवन में प्रवेश कराने, या विवाह बंधन में स्त्री पुरुष को यौन इच्छाओं की पूर्ति करता के माध्यम के रूप में, या परिवार के निर्माण करता संस्था के रूप में हमने जाना होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में समझनी है कि संस्था क्या होती है। संस्था कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाई गई हो। दूसरा, उसमें कुछ नियम, विधि विधान या कार्य प्रणाली हो। और तीसरा, वह समाज द्वारा मान्य हो। अगर यह समाज द्वारा मान्य शब्द यूज नहीं करेंगे, तो ये जो रेड लाइट एरियाज होते हैं, कोठे होते हैं, इनको भी फिर हमें संस्था कहना पड़ेगा। लेकिन समाजशास्त्र इन्हें संस्था नहीं स्वीकार करता, क्योंकि संस्था वही है जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाई गई हो और समाज द्वारा मान्य हो। तो अब परिभाषा शायद आपके लिए सरल होगी, या इसका अर्थ अब आपके लिए शायद सरल होगा। जब भी हम संस्था एग्जाम में लिखेंगे, तो वहां यह बात जरूर आनी चाहिए, मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों और परंपराओं का संगठित रूप जो समाज द्वारा मान्य हो। इसमें दो मूल शब्द, मौलिक आवश्यकता की पूर्ति और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, ये जरूर आना चाहिए, नहीं तो आपकी परिभाषा बिल्कुल निष्क्रिय या शून्य मान ली जाएगी। अब इसको और अलग ढंग से, नए तरीके से हम समझते हैं इसी को। ये बात जो मैंने समझाई, इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखेंगे कि मनुष्य ने जब से अस्तित्व में आया है, देखो मनुष्य जब से मनुष्य के रूप में परिणित हुआ, पहले तो हम बंदर हुआ करते थे, फिर बंदर से धीरे धीरे हमारा विकास हो गया मनुष्य के रूप में। तो जब से हम मनुष्य बने, अर्थात मनुष्य जब से अस्तित्व में आया, तब से
वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का उपयोग करते हुए करता है। उसने शारीरिक चीजों का उपयोग, शारीरिक शक्तियों का प्रयोग भी किया और मानसिक शक्तियों का प्रयोग भी किया और अपनी जरूरतों को पूरा किया, प्रयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की। और उसने कई ऐसी नियम बना लिए खुद के लिए, अपने समूह के लिए, अपने समाज के लिए, जो नियम सबसे मान्य हो जाने के कारण, ऐसे नियम जो मनुष्य ने अपने खुद के लिए बनाए थे, लेकिन जब वो हर जगह स्वीकार योग्य कर लिए गए, तो वही नियम आज की तारीख में संस्था के नाम से जाने जाते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने नियम, विधियां, कार्य प्रणालियां विकसित की। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति जिन मान्य विधियों तथा कार्य प्रणालियों द्वारा होती है, उन्हें ही हम संस्था कहते हैं। बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से समझना है इस बात को। जैसे हमने अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं, पढ़ने से संबंधित शिक्षा की आवश्यकताओं के लिए विद्यालय बना लिया, अब विद्यालय क्या कहलाता है? विद्यालय एक संस्था हो जाती है। जैसे हमने काम माने यौन इच्छाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विवाह बना दिया, तो विवाह क्या कहलाती है? एक संस्था। जैसे स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने क्या बना दिया? अस्पताल। तो विवाह, अस्पताल, विद्यालय, ये सब क्या है? ये सब है, ये सारे की सारी जो चीजें बनी, ये सब संस्थाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संस्था। अब यहां हमें बहुत ध्यान से एक बात की सावधानी रखनी होगी कि अगर हम अस्पताल की बात कर रहे हैं तो वो एक संस्था है, अगर हम विवाह की बात कर रहे हैं तो वो एक संस्था है, हम अगर विद्यालय की बात कर रहे हैं तो वो एक संस्था है। लेकिन जहां पर हम इसे नाम दे देते हैं, जैसे अगर मैं इसे कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर कर दूं, तो फिर ये संस्था नहीं रहेगा, फिर ये समिति बन जाता है। ध्यान से समझना, मैं अगले चैप्टर का जो समिति नाम का टॉपिक है, वो भी यहीं से थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका तैयार करूंगा, आपको समझना है। ध्यान से सुनिए कि मनुष्य की जो भी आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए उसने नियमों, कानूनों, विधि विधानों का जो ढांचा तैयार किया, वो संस्था है। लेकिन जब वो परिणित होकर के, जब वो व्यवहारिक रूप में एक 4 कमरे की चीज के रूप में या 4 लोगों के समूह के रूप में बन जाता है, तो फिर वो संस्था नहीं होती है, फिर वो समिति कहलाती है। अर्थात समिति का ही व्यवहारिक रूप संस्था का ही व्यवहारिक रूप समिति होता है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम विवाह की बात कर रहे हैं, तो विवाह एक अमूर्त चीज है। ये जो अमूर्त पॉइंट है, विवाह कहां, किसने देखा कि विवाह क्या होता है? विवाह एक चीज है जिसमें बस एक प्रोसेस है, जिसमें ये प्रोसेस है कि भैया 2 लोग आएंगे, एक पंडित जी होंगे, कुछ मंत्र पढ़े जाएंगे, एक यज्ञ हवन होगा, आहुति डाली जाएगी और फूल माला पहनाई जाएंगी। ये संस्था जो कि अमूर्त रूप में है, वो संस्था है। लेकिन जब हम बात करने लगे राहुल गांधी के विवाह की, तो जब उनका विवाह, अब यहां कोई व्यक्ति शामिल हो गया है, कोई हार्डवेयर शामिल हो गया है, तो जब इस अमूर्त चीज में मूर्त रूप दे दिया जाता है, तो फिर यह बन जाती है समिति। अर्थात समिति और कुछ नहीं है, समिति जो है वह संस्था का ही व्यवहारिक रूप है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो संस्था होती है, और उसी का हार्डवेयर होता है वो समिति बन जाती है या वो संघ बन जाता है। सोशियोलॉजी में समिति शब्द उचित नहीं माना गया, यहाँ ऑथेंटिक शब्द संघ होता है, इसीलिए आपके सिलेबस में संघ शब्द यूज किया गया है। तो बहुत समझो इस बात को कि जब हम विद्यालय की बात करते हैं, तो विद्यालय क्या है? विद्यालय, जैसे ही मैंने एक शब्द आपके पास फेंका, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि विद्यालय माने कोई ऐसी जगह जहां पर एक टीचर होता है, कुछ बच्चे होते हैं और टीचर उन्हें पढ़ाता है, कुछ नियम होते हैं जिससे बच्चे शांत होकर चुपचाप क्लास में बैठते हैं, शिक्षक का सम्मान करते हैं और शिक्षक उन्हें पढ़ाता है। ये होती है संस्था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि उत्कृष्ट विद्यालय देवास, तो ये जो नाम ले लिया है, अब उत्कृष्ट विद्यालय तो एक हार्ड चीज है, एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें कुछ टीचर है, जिसका एक प्रिंसिपल है, जिसके कुछ बच्चे हैं। तो जब यह हार्ड फॉर्मेट में आ जाता है, तो यही चीज समिति बन जाती है। अब उत्कृष्ट विद्यालय संस्था नहीं है, उत्कृष्ट विद्यालय एक संघ या फिर समिति है। तो यहां आपको बहुत आसान, बहुत मतलब शिद्दत के साथ इस बात को समझना होगा। जब हम अस्पताल की बात करते हैं, तो अस्पताल की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार अस्पताल माने कोई ऐसा स्थान जहां किसी मरीज का, किसी रोगी का उपचार किया जाता है।
वो अस्पताल कहलाता है। ये है एक संस्था, क्योंकि यहाँ हवा में उड़ने वाली बात है ये तो कुछ नियमों, कुछ कार्यों, कुछ नियम विधि विधानों को, कुछ प्रणालियों का संगठित ढांचा है। लेकिन जब हम बात करें कि एमवाई हॉस्पिटल, तो एमवाई हॉस्पिटल क्योंकि उसका हार्ड रूप है, उसकी हार्डवेयर फॉर्मेट चीज है, तो अस्पताल जब हमने बोला था ये संस्था कहलाती थी, लेकिन जब हमने एमवाई अस्पताल बोल दिया तो ये समिति या संघ बन जाता है, क्योंकि एमवाई अस्पताल की एक निश्चित एरिया है, उसमें दीवारें हैं, उसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, उसमें कुछ मरीज हैं। तो जब उसी का व्यवहारिक रूप सामने आया तो वो क्या कहला दिया, समिति बन गया या संघ बन गया। अब आपको यहां डिफरेंस समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये बात कॉन्सेप्ट घुस गया होगा कि क्या हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर। देखो, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी संस्थाएं, जो नियम बनाए थे, वही नियम जब संस्थागत रूप ले लिए या नियम बहुत एक खाका तैयार बनके एक सुगठित रूप ले लिए, तो वो कहला दिए संस्था। और उसी संस्था का व्यवहारिक परिणित रूप समिति या संघ कहला दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के नियम, विधि विधान बनाता है, जो एक सुगठित ढांचा ले लेते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष के मध्य शारीरिक संबंध और साथ में रहने की व्यवस्था के लिए उसने विवाह नामक नियम बनाया, और यह विवाह नामक नियम जब संपूर्ण समाज द्वारा मान्य कर दिया गया तो विवाह जो है वो एक संस्था बन गई, या विवाह को संस्था का नाम दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। यही संस्था जब व्यवहारिक रूप में किसी व्यक्ति विशेष या कार्य विशेष को करने के लिए बनाई दी जाती है तो ये क्या कहलाती है, ये संघ कहलाती है। जैसे हम अगर सोनाक्षी सिन्हा के विवाह की बात करें तो सोनाक्षी का विवाह क्या हो जाएगा, एक संघ बन जाएगा, ना कि, क्योंकि हमने यहां नाम जोड़ दिया, किसी व्यक्ति के लिए हो गया तो ये संघ कहलाएगा, ना कि संस्था। संस्था क्या होती है, अब इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं, संस्था में कोई हार्डवेयर नहीं होता। संस्था केवल एक कार्य प्रणाली या नियमों का सुगठित रूप होती है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरी करता है। मुझे लग रहा है कि अब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे हम बोले मित्रता, मित्रता क्या है, एक संस्था है, क्योंकि मित्रता का कोई वैसे वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसे कैसे देखोगे आप, मित्रता को देखा नहीं जा सकता। लेकिन जब हम बात करें दो मित्रों की, जैसे अगर हमने दो अच्छे मित्रों जैसे जय और वीरू के मित्रता का उदाहरण ले लिया, तो अब यह समिति बन जाता है या संघ बन जाता है। तो संस्था का ही व्यवहारिक रूप क्या है, संघ है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो संघ रहेगा। अब आपको समिति क्लियर हो गया होगा। समिति की एक बार परिभाषा में फिर से बता दूं, दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नियमों, विधि विधानों और परंपराओं का संगठित रूप जो समाज द्वारा मान्य होता है वही संस्था कहलाता है। आपको समझ आया होगा। तो हमारे स्कूल हुए या विद्यालय हुआ, अस्पताल हुआ या विवाह हुआ, नातेदारी हुआ, ये सब चीजें क्या है, परिवार हुआ, ये सब चीजें संस्था है। और ये अमूर्त रूप में होती है। कैसे रूप में होती है, याद रखिएगा, ये अमूर्त रूप में होती है। कैसे रूप में होती है, यहां गलत लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सुधार लीजिएगा। जबकि जो वास्तविक रूप में जो संघ होता है वो उसी का मूर्त रूप होता है। ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, आप सुधार लीजिएगा। जो संस्था है वो अमूर्त अवधारणा होती है, और जो समिति है वो संघ है, उसी का मूर्त रूप होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैकाइवर और पेज एक बात कह देते हैं, वो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मैकाइवर और पेज नाम के जो समाजशास्त्री के अनुसार, यदि किसी व्यवस्था पर संगठित समूह, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के रूप में विचार करते हैं तो वहां एक समिति है। वो क्या है, एक समिति है। और यदि कार्य प्रणाली अर्थात प्रोसेस के रूप में विचार करते हैं तो वहां एक संस्था है। क्या है, वहां एक संस्था। तो यहां दोनों चीजों में डिफरेंस देखिए। देखो, पहले तो एक बात क्लियर हो कि सोशियोलॉजी में समिति नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। सोशियोलॉजी में शब्द होता है संघ। क्या होता है, संघ, जो आपके सिलेबस का अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है। समिति सामान्य शब्द नहीं है सोशियोलॉजी में, लेकिन फिर भी व्यवहारिकता में यूज किया जाता है।
तो मैकाइवर और पेज कहते हैं कि भैया यदि किसी व्यवस्था के संगठित समूह की बात कर लो तो आपको लगेगा कि यह समिति है, और अगर आप उसके कार्य प्रणाली की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि यह संस्था है। समिति के सदस्यों का पता चलता है, समिति से सदस्यों का पता चलता है, जबकि संस्था से कार्य प्रणाली का पता चलता है। तो आपको याद रखना है कि संस्था और समिति दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के दो पहलू होते हैं। जो संस्था है वो उसका अप्रत्यक्ष पहलू है और समिति उसका प्रत्यक्ष पहलू है। इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे संस्कृति और सभ्यता। तो जैसे सभ्यता जो है वो हार्डवेयर होती है, समिति जो संस्कृति जो है वो सॉफ्टवेयर होती है, उसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके दिमाग में आप जमाइए, सेट कीजिए कि जैसे चम्मच जो है उससे खाना खाया जाता है, तो चम्मच जो है वो सभ्यता का प्रतीक होती है, लेकिन खाना खाने का जो तरीका होता है वो संस्कृति का प्रतीक होता है। जैसे हिंदुस्तान में लोग हाथ से खाना खाते हैं, आप यूरोप में चले आओ तो वहां कांटे से खाना खाया जाता है, ये उनकी संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन जब कांटा आ जाता है तो वो सभ्यता का प्रतीक बन जाता है। तो जैसे कोई हार्डवेयर चीज होती है वो सभ्यता का प्रतीक होती है, और सॉफ्टवेयर चीज होती है या अमूर्त चीज होती है वो संस्कृति का प्रतीक होती है। उसी प्रकार सेम टू सेम मैकाइवर और पेज कह रहे हैं कि भैया किसी भी संरचना का सॉफ्टवेयर फॉर्मेट जो रूप है या कार्य प्रणाली से, प्रोसेस से संबंधित जो बात है वो उसकी संस्था है, और उसी का व्यवहारिक या संगठित ढांचा ही क्या है, समिति है। ये आपको याद रखना है। समिति से सदस्यता का पता चलता है, जबकि संस्था से कार्य प्रणाली का पता चलता है, ये याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम, संस्था क्या होती है इस पॉइंट पर आते हैं। बहुत देर से समझा रहा हूं लेकिन संस्था होती क्या इस पर अभी नहीं आया था, अब चलते हैं। संस्था माने इंस्टीट्यूशन। क्या होता है भैया ये इंस्टीट्यूशन, बहुत ध्यान से समझिएगा। संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर नाम के जो समाजशास्त्री उन्होंने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया। कहां पर किया? फर्स्ट प्रिंसिपल नाम की बुक जो है उनकी, उसमें किया था। उसके बाद समनर नाम का जो वैज्ञानिक है या समाजशास्त्री है, उन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेज का अर्थ होता है जन रीति में, इसकी वैज्ञानिक और व्यापक व्याख्या की, और उसके बाद यह समाजशास्त्र में एक लोकप्रिय अवधारणा बन गई। 2 पॉइंट हमने यहां से बता दिए। संस्था शब्द का पहली बार प्रयोग स्पेंसर द्वारा किया गया और दूसरी बार जो प्रयोग है वो समनर ने किया। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि संस्था और स से स्पेंसर और स से समनर, तीनों ही नाम स से शुरू होते हैं और बहुत आसान भी हैं। आगे बढ़ते हैं हम, संस्था पर कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं ताकि हमारी एक वो आउटलाइन तैयार हो जाए कि हमें संस्था कितनी पढ़नी है। संस्था किसे कहते हैं? 2 नंबर में आ सकता है। संस्था की परिभाषा लिखो, 2 नंबर का प्रश्न है। संस्था का अर्थ बताइए, संस्था की 3 विशेषता बताइए और संस्था के 3 प्रकार बताइए। ये क्या हो गया? ये 3 प्रश्न या 4-5 प्रश्न है जो 2 नंबर में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी कुछ प्रश्न देख लें ताकि आपकी आउटलाइन अच्छे से तैयार हो जाए। संस्था क्या है, इसकी उत्पत्ति समझाइए। संस्था को परिभाषित करते हुए विशेषताएं लिखिए। संस्था के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। संस्था और समिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। संस्था से आप क्या समझते हैं और इसके कार्य बताइए। 10 नंबर के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्था की परिभाषा लिखो और उसका महत्व बताओ। संस्था के कार्यों का विस्तार से वर्णन करो। संस्था क्या है, संस्था समिति में से किस प्रकार भिन्न है। एक प्रश्न मैं आपको लॉजिकल देता हूं, मनुष्य किसी भी समिति का तो सदस्य होता है जबकि संस्था का सदस्य नहीं होता। स्पष्ट कीजिए। बड़ा कठिन प्रश्न है लेकिन आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक फीचर्स पर। सब स्टूडेंट्स को मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भैया सिनॉप्सिस अपनी खुद की बनानी है। हर स्टूडेंट अपनी सिनॉप्सिस बनाने की कोशिश करेगा। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं मैकाइवर और पेज की। क्या कहते हैं मैकाइवर और पेज? संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अर्थात व्यवस्था को कहते हैं। बहुत सरल सी डेफिनेशन कह रहे हैं मैकाइवर और पेज कि भैया संस्था क्या होती है। संस्था वे सब होती हैं
जो सामूहिक क्रिया क्या होती है, जिसे सब करते हैं, सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के व्यवस्थित रूप को या स्थापित स्वरूप को ही हम क्या कह देते हैं, संस्था कह देते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन, एक ही पॉइंट है उसमें, क्या पॉइंट है कि सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। सामूहिक क्रिया का मतलब जो सबके उद्देश्यों को पूरा करती है। जैसे हम अगर बात करें विवाह की या परिवार की, तो परिवार ऐसी एक संस्था है जो इस दुनिया में हर जगह कहां भी बना दो एक ही काम करती है, सबके उद्देश्यों को पूरा करती है। तो ऐसी सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप को ही हम क्या कह देते हैं, हम पेज कह देते हैं संस्था। और देख लेते हैं समनर जिन्होंने इस शब्द को दिया या शब्द की बहुत प्रेजेंटिव फॉर्मेट में व्याख्या की, एक संस्था एक विचारधारा एवं एक संरचना से मिलकर बनती है। कितने, तीन ही तो शब्द हैं। एक संस्था जो है वो तीन चीजों से मिलकर, पहला एक विचारधारा पहला पॉइंट हो गया, एक संरचना से मिलकर बनती है। बस इतना ही तो, ये मिलकर बनती है तो कोई काम का नहीं है। 2 पॉइंट ले लो मूल बातों में से, एक विचारधारा और एक संरचना से मिलकर जो बने वही संस्था है। ऐसा कौन कह रहा है, समनर। और समनर ही वो वैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने समनर ने ही संस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। आगे हम बताएंगे कि संस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, कैसे बनती है संस्थाएं, समनर ने क्या थ्योरी दी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन यहां परिभाषा रट लो, एन इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर। तो जहां पर ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, उन्हीं के मिले हुए स्वरूप को हम संस्था या इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ये याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, आगबर्न एवं निमकॉफ कहते हैं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। कितनी सरल परिभाषा है कि भैया मनुष्य की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने जो संगठित एवं स्थापित प्रणाली बना दी वही सामाजिक संस्था कहलाती है। तो जितने भी विधान मंडल हैं, स्थानीय निकाय हैं, ये सब संस्थाएं हैं। आपका जो ग्राम पंचायत है वो क्या है, वो एक संस्था है। लेकिन जब हम बोल दें, क्या बोल दें, जब हम किसी पंचायत का नाम बोल दें तो हम पंचायत का जैसे ही नाम बोलते हैं वो समिति बन जाता है। याद रखिएगा, बियर स्ट्रीट। अब यहां पर आपका दिमाग अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो मैं एक बात बता दूं, सिंपल सी है। देखो, संस्था में केवल अमूर्त चीजों, कॉन्सेप्ट्स को मान्यता दी जाती है। संस्था वह है जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में है। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या क्लास कोचिंग, ये जो शब्द है ये क्या है, एक संस्था है। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग का नाम ले लेते हैं तो फिर वो संस्था नहीं रह जाती, वो उसका व्यवहारिक रूप हो जाता है जो कि समिति बन जाता है। याद रखिएगा, बियर स्ट्रीट क्या कहते हैं, समाजशास्त्री हैं, संस्था सुनियोजित या सुव्यवस्थित या संगठित कार्य प्रणाली को कहते हैं। कितनी सी परिभाषा है, संस्था सुनियोजित, 3 शब्द उपयोग किए, सुनियोजित, सुव्यवस्थित और संगठित कार्य प्रणाली को कहते हैं। कुल मिलाकर बियर स्ट्रीट ने एक लाइन में कह दिया कि जो सुगठित सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली प्रोसेस होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम संस्था कहेंगे। तो परिभाषाएं याद रखना। अब आते हैं संस्था की विशेषताओं पर। संस्था की विशेषता पहली क्या होगी, देखो संस्था की जो परिभाषा थी उसमें पहली लाइन क्या थी, कुछ नियमों विधानों और परंपराओं का संगठित रूप। तो यहां क्या लिखा हुआ है, नियमों विधियों कार्य प्रणालियों का एक व्यवस्था, ये क्या कहलाता है, संस्था। यह सामाजिक विरासत में प्राप्त होती है। अब देखो, हम उदाहरण देख लो, हमें विवाह, हमें आयुर्वेद आयुर्वेद नहीं, हमारा जो अस्पताल है, ये सब चीजें हमें विरासत में प्राप्त हुई हैं। तो विरासत में मनुष्य प्राप्त करता है, यह नियम विधानों के रूप में होती है। यह अमूर्त अवधारणा है, व्यक्ति संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो सदस्य बनेगा किसी का, तो वो संस्था ना रहकर समिति में बदल जाएगी। किसी भी समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं,
ये सामाजिक मान्यता प्राप्त होती हैं, ये व्यक्ति की आदत में शामिल होती हैं, अधिक स्थायित्व होता है, संस्थाएं कभी समाप्त नहीं होती। याद रखना है, संस्थाएं बड़ी मुश्किल से समाज शास्त्र में बदलती हैं, या तो उसी की जैसी कोई दूसरी चीज बन जाए तब संस्था में परिवर्तन आता है। एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे विद्यालय का उद्देश्य, अगर एक उद्देश्य की बात की जाए तो स्टूडेंट को शिक्षा देना, अगर अनेक उद्देश्य की बात की जाए तो विद्यालय जो है वो बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाता है, सामाजिक व्यवहार सिखाता है, फिर अगली जो साइंटिफिक नॉलेज है वो प्रदान करता है। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो एक या फिर कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। सांस्कृतिक उपकरण है, याद रखना, संस्थाएं सामाजिक उपकरण होती हैं जो संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं। अगर विवाह नहीं होता, अगर परिवार नहीं होता या शिक्षण संस्थाएं नहीं होती तो सोचिए कि संस्कृति समाप्त हो चुकी होती। तो इस रूप में संस्थाएं जो है वो सांस्कृतिक उपकरण का रूप काम भी करती है, कल्चरल इक्विपमेंट का काम भी करती है। ये संस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हमने आपको बताई, इसमें से 5 विशेषताएं आप रट कर रखिएगा। मैंने तो वो विशेषताएं याद कर ली जो उसके अर्थ में निहित होती हैं। जैसे कैसी? पहला, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यह नियम विधानों और विधियों के रूप में होती है, यह एक अमूर्त संकल्पना होती है, यह अनेक रूपों में पाई जाती है, मनुष्य के कुछ उद्देश्यों या कार्यों को पूरा करती है। ये 5 विशेषता हमने रट के रखी है। आगे बढ़ते हैं, संस्था की कुछ अन्य विशेषताएं या आवश्यक तत्व। मूल रूप से यहाँ आवश्यक तत्वों पर फोकस कीजिए। क्या आवश्यक तत्व होते हैं? संस्था में एक विचार होता है, एक आइडिया का होना जरूरी है, संस्था का कोई विशिष्ट उद्देश्य होना जरूरी है, संस्था की एक स्पेशल संरचना होना जरूरी है, अभिमति एवं अधिकार अर्थात सैंक्शंस एंड अथॉरिटीज होना जरूरी है। जैसे विवाह में एक अथॉरिटी है कि वो स्त्री और पुरुष को साथ में रहने का अधिकार दे देती है, जैसे परिवार में एक अथॉरिटी है कि वो बच्चे के पालन पोषण का कर्तव्य उसके माता पिता को सौंपती है। स्थायित्व अर्थात परमानेंसी का गुण पाया जाता है। हर एक संस्था का कुछ ना कुछ सिंबल होता है, हर एक ये एक परंपरा के रूप में, ट्रेडिशन के रूप में समाज में विद्यमान होती है। जैसे मंदिर क्या है? मंदिर एक संस्था है। मंदिर क्या है? संस्था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अयोध्या का राम मंदिर, तो अयोध्या का राम मंदिर संस्था नहीं है, अयोध्या का राम मंदिर एक समिति है। क्या है? समिति। याद रखिएगा, जब हम मंदिर बोलते हैं तो आपके दिमाग में ये सिचुएशन बनती है कि ऐसी 4 दीवारों से बना हुआ कोई ऐसी जगह जहां पर भगवान बैठे होंगे और मनुष्य जाकर वहां अपने इष्ट देव या भगवान को याद कर ले। तो जब ये अमूर्त अवधारणा थी तो ये संस्था थी, तो उसी को हमने, मंदिर क्या है? संस्था। मस्जिद क्या है? संस्था। चर्च क्या है? संस्था। ये सब संस्थाएं हैं। लेकिन जब इनको किसी नाम से पुकार लिया जाता है तो फिर वो सीमित हो जाती है, और जब वो सीमित होती है तो वो संस्था न रहकर समिति बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलो। संस्था के कुछ कार्य और उसका महत्व हम देख लेते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो करती ही है। मंदिर क्या करता है? मंदिर मनुष्य ने क्यों बनाया? मनुष्य की आवश्यकता थी कि उसे आध्यात्मिक सुख या शांति प्राप्त हो, इसलिए मंदिर बनाया। तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाती है। अब अगर विवाह नहीं होता तो फिर क्या होता? कोई भी किसी से किसी भी प्रकार शादी कर लेता है, करने का कोई तरीका तो बनाना ही पड़ेगा, तो वही विवाह कहलाया। इन्होंने मनुष्य के साथ में रहने को सरल बनाया। व्यवहार को अनुरूपता, देखो मनुष्य के व्यवहार को इसने क्या किया? मनुष्य में अनुरूपता लाई, अर्थात कन्फॉर्मिटी या फिर एक रूपता जो है, यूनिफॉर्मिलिटी इन बिहेवियर, ये उसने ला करके सब में बना दिया। व्यवहारों पर नियंत्रण कर दिया। संस्कृति का वाहक, एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम भी संस्थाएं करती हैं। परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण, सामाजिक परिवर्तन में सहायक, और यह सामाजिक अनुरूपता अर्थात सोशल कंफॉर्मिटी भी समाज में लाती है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक बार इनको रीड कर लेना, आसानी से आ जाएंगे। मैं इस वीडियो में ये काम बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये पढ़ करके सुनाने के लिए वीडियो नहीं बता रहा हूं, आपके अंदर डालना है। तो वो अंदर कैसे आएगा, चलो मैं बताता हूं। देखो, आप इसको छोड़ो, ये तो किताब में लिखी लिखाई सी बातें होंगी। अगर आपसे पूछे कि संस्थाएं क्या करती है, संस्थाओं के कार्य बताओ, तो आप क्या बताओगे? संस्थाएं मनुष्य के उद्देश्यों को पूरा करती हैं,
मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, कोई ना कोई ऐसी एक बात आप बोलेंगे। दूसरा, मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करती है, कुछ तो भी करने से रोकती है ना। देखो हमारे यहाँ बलात्कार को हमने मतलब बुरी चीज माना, क्यों? क्योंकि जब तुम्हें विवाह बना करके दे दिया कि विवाह के माध्यम से तुम किसी स्त्री से संबंध बनाओ और उससे यौन इच्छाओं की पूर्ति करो, तो फिर आप बलात्कार कर रहे हो, ये गलत है, तो ये असामाजिक है। संस्थाएं समाज से मान्यता प्राप्त चीजों से बनती हैं, तो यही तो मैं यहां लिख कर रखा हूं। मानवीय आवश्यकताओं की पूरी करती है, व्यक्तियों के कार्यों को निष्पादित करती है, व्यवहार को यूनिफॉर्म करती है। देखो पूरे देश में व्यवहार, अगर हमने ये ना बनाया होता विवाह, तो कोई एक विवाह करता, कोई 10 विवाह करता, कोई पुरुष पुरुष से विवाह कर लेता, लेकिन नहीं, हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो अब क्या हुआ, पूरे देश में यूनिफॉर्मिलिटी आ गई। तो वही व्यवहार पर नियंत्रण हो गया और व्यवहार में एक रूपता आ गई। आगे संस्कृति का वाहक हो जाती है, समाज में नियंत्रण स्थापित कर लेती है। तो समाज, संस्कृति का वाहक और समाज में नियंत्रण, ये इसकी कुछ और कार्य हो जाते हैं। ये बड़े सरल से कार्य आपको याद रखने हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ बुरे कार्य भी तो होते होंगे। क्या सारे अच्छे ही काम करेंगी संस्थाएं? नहीं, बुरे काम भी करती। क्या बुरे काम करती हैं संस्थाएं? सामाजिक प्रगति में बाधक बन जाती है। जैसे अब हमने विवाह बना दिया, वो समाज में अच्छा काम करने के लिए बनाया, लेकिन धीरे धीरे उसमें आ गई क्या, उसमें आ गया दहेज, या फिर उसका स्वरूप बदलकर हो गया बाल विवाह। ये समाज में संस्थाओं के बुरे कार्य हो गए, क्योंकि अगर विवाह ही ना बनता तो दहेज भी नहीं होता, और विवाह ही ना होता तो बाल विवाह नहीं होता। तो विवाह, इस संस्था की वजह से बाल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियां भी आई। संस्थाएं व्यक्तित्व विकास में बाधक भी हो सकती है। जैसे हम जो है वो ट्रेडिशनल काम करना पसंद करते हैं, जो हमेशा से चला आ रहा है वो करते हैं। तो इससे क्या होता है, मनुष्य सोचना बंद कर देता है कि जो हो रहा है वही कर लो चुपचाप। इससे नवीन विचारों, व्यक्तित्व विकास में बाधा बढ़ जाती है, बाधा उत्पन्न होती है। संस्थाएं जब रूढ़ हो जाती हैं तो समय के साथ नहीं बदलती, तो वे कुप्रथाएं बन जाती हैं, कुप्रथाओं को आश्रय देना चालू करती हैं। उदाहरण हमने 2 दे ही दिए आपको, दहेज, बाल विवाह, सती प्रथा, ये इनके कुप्रथाएं हैं। दहेज जो है वो सती प्रथा या विधवा पुनर्विवाह ना करना, ये सब संस्थाओं के ही बुरे कार्य हैं। तो आपको बुरे कार्य भी याद होने चाहिए, दुष्कार्य भी याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, संस्थाओं के विकास कैसे होता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संस्थाओं का विकास कैसे होता है, ये बता दो। तो समनर नाम के जो वैज्ञानिक थे, समनर नाम के जो समाजशास्त्री थे, समाजशास्त्री समनर ने एक सिद्धांत बताया कि भाई संस्थाएं कैसे बनती हैं, और वो सिद्धांत अब मैं आपको बता देता हूं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कई तरह से प्रयास करता है, जिसमें एक प्रयास अन्य प्रयासों से बेहतर निकल जाता है, या उनने 50 प्रयास किए, उन 50 प्रयासों में से एक प्रयास जो है वो उचित होता है, जो अच्छा होता है। वह बेहतर तरीके को समाज के अन्य लोग भी स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार जब समाज उसे स्वीकार कर लेता है तो वह फोकवेज या जन रीति बन जाता है। यही जन रीति पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलने लगती है तो कोई प्रथा का रूप ले लेती है या परंपरा बन जाती है। जब यही परंपरा समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होने लगे और पूरी समाज इसे कुछ नियमों से बांध देती है, तो ये संस्था बन जाती है। उम्मीद है किसी को समझ नहीं आया होगा, फिर से देख लो। समनर ने क्या कहा, मान लो कि सब मनुष्य हैं यहां बैठे हुए और कोई विवाह नाम की चीज नहीं थी, या फिर मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं पर्दा प्रथा का। हमारे देश में मध्यकाल के दौरान मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं और वो जो सुंदर लड़कियां, स्त्रियां, बहनें, भाई, माताएं होती थी, उनको उठाकर ले जाते थे, फिर उनके साथ बलात्कार और पता नहीं क्या क्या घटनाएं होती थी। उत्तर प्रदेश के एक पंडित जी ने सोचा कि यार ये जो लोग हैं वो सुंदर स्त्रियों को उठाते हैं, अगर मैं ऐसा कर लूं कि अपनी स्त्री या अपनी बेटी का मुंह ही इनको ना दिखे तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बेटी को जब वो कुएं पर पानी भरने जाती थी तो उसे पर्दा करके दे दिया, उसके मुंह को ढक दिया और कहा कि तब तू पानी भरने जा। ये बहुत अच्छा आइडिया निकला, इससे उन्होंने अपनी बेटी और माताओं की जान बचा ली। गांव के बाकी सब लोगों को पता चला तो उनको भी अच्छा लगा कि अरे वाह ये क्या बात हुई, मतलब बहुत बढ़िया काम है। तो उन्होंने भी अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को मुंह ढककर जाने की परमिशन या आज्ञा दे दी कि आप भी मुंह ढककर जाया करो।
धीरे धीरे आसपास के गांव में और पूरे भारत में ये बात जमने लगी। तो पहले क्या होता है, पहले एक विचार आता है, विचार जब रोज रोज कर किया जाने लगे तो आदत रूप में बदलता है। आदत जब मनुष्य इंप्लीमेंटेशन में, सब लोग जब उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो जन रीति बन जाती है। जब समाज का हर व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले, जब यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगती है तो ये परंपरा बन जाती है। क्या बन जाती है? परंपरा। और परंपरा में जब कुछ नियम जुड़ जाए, जब कुछ विधान बन जाए या कुछ प्रोसेस जोड़ दिया जाए तो फिर वो प्रोसेस, वो नियमों से जुड़ी हुई चीज संस्था बन जाती है। नहीं तो अगर ना जुड़े, उसमें ये सब ना जुड़े तो ये रूढ़ी बन जाती है। क्या बन जाती है? रूढ़ी। तो क्योंकि पर्दा प्रथा में आज की तारीख में उसका कोई उपयोग नहीं रह गया, उसमें कोई नियम नहीं बन पाया, उसमें कोई विधान या प्रोसेस नहीं बन पाया, तो परंपरा रूढ़ी बन गई, रूढ़ी के रूप में बदल गई। अगर यही बात हम विवाह के रूप में देखें तो इस दुनिया में पहली बार किसी व्यक्ति ने विवाह का विचार दिया होगा, फिर सब लोगों ने उसे अपनाया, उसने आदत के रूप में बदल दिया होगा, फिर सबने उसे अपना लिया होगा, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो परंपरा के रूप में बनने लगी होगी, और फिर उसमें कुछ नियम जुड़ गए होंगे कि पंडित जी आएंगे, 7 फेरे होंगे, अग्नि जलाई जाएगी, अग्नि के सामने शपथ ली जाएगी। तो यही चीज क्या बन जाती है? एक संस्था का रूप ले लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए। जैसे अब एक उदाहरण लेता हूं, मैंने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की। अगर मैंने ये जो शिक्षा की शुरुआत की, ये क्या है? एक विचार है। जब मैं इसे रोज रोज करने लग जाता हूं तो ये क्या बन जाती है? आदत। अब अगर पूरी सारी कोचिंग संस्थाएं निशुल्क शिक्षा देने लगे तो ये क्या बन जाएगी? जन रीति। जब पीढ़ी दर पीढ़ी निशुल्क शिक्षा दी जाने लगे तो ये क्या बन जाएगी? परंपरा। और जब इसमें कुछ छोटे छोटे नियम बन जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? संस्था। आप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर रहा होगा, मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, संस्था के प्रकार बता देते हैं। तो संस्था के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन समनर नाम के जो समाजशास्त्री, उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, समनर के अनुसार संस्था के प्रकार बताइए। तो समनर ने संस्था के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? पहले स्वजन्म, मतलब ऐसी संस्थाएं जिनका खुद में जन्म होता है, उनको कोई बनाता नहीं है, वो खुद बन जाती है अपने आप, वो संस्थाएं। तो क्रिएटिव इंस्टीट्यूट या खुद में जन्म लेने वाले, वे संस्था जो उनका कोई निर्माण नहीं करता बल्कि वे प्राकृतिक रूप से जन्म ले लेती हैं। जैसे परिवार, जैसे विवाह, ये किसी ने बनाई नहीं, अपने आप समय के साथ बन गई। वे संस्थाएं पहली वैरायटी की क्रिएटिव संस्थाएं कहलाती हैं समनर के अनुसार। दूसरा होता है इनेक्टिव संस्थाएं। वे संस्थाएं जो मानवीय प्रयासों से बनती हैं, जैसे हमने अस्पताल बनाया, जैसे हमने बाजार बनाया, जैसे हमने शिक्षा बनाई, जैसे हमने बैंकिंग बनाया, जैसे हमने बीमा बनाया। बीमा कराने वाला कोई संस्था ही तो है। तो जो संस्थाएं हैं ये हम कुछ बनाते हैं और कुछ अपने आप बन जाती है। इस प्रकार 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। हिंदी वालों के लिए याद रहे, एक होती है स्वतः विकसित संस्थाएं, स्वतः विकसित, और दूसरी होती है निर्मित संस्थाएं। स्वतः विकसित जो खुद बन जाती है, निर्मित जिन्हें हम बनाते हैं। इस प्रकार याद रखिएगा, समनर ने 2 प्रकार की संस्थाएं बताई है। जैसे अगर समनर पूछा जाए तो आप इंग्लिश नाम प्रीफर करिएगा, क्योंकि समनर ने इंग्लिश में ही नाम बताए, हिंदी में तो हम उनका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, संस्था और समिति के मध्य संबंध बता दो। भैया संस्था और समिति क्या करती हैं? दोनों मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होती है और दोनों सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं प्राप्त होती हैं। और अगर इस पॉइंट में मैं आगे चलूं तो हमारे सामने एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्यालय संस्था है कि समिति है, परिवार संस्था है कि समिति है, अस्पताल जो है वो संस्था है कि समिति है। यह प्रश्न बहुत कॉमन है। वास्तविकता यह है कि दोनों है। ये जो संस्थाएं, परिवार, अस्पताल, विद्यालय, ये दोनों हैं। क्या है? ये दोनों। जब परिवार, स्कूल या अस्पताल को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित नियमों और प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं तो वह एक संस्था कहलाती है। और वहीं अगर हम इन्हें व्यक्तियों के एक समूह के रूप में देखते हैं तो ये क्या कहलाती हैं? ये फिर मनुष्य की आवश्यकता पूरी करने वाले समितियां बन जाती है। फर्क सिर्फ देखने के तरीके का है या आधार का है।
जैसे उदाहरण हम देखें तो अगर हम देखें तो मैं मनुष्य हूं, मैं भारतीय भी हूं और इंदौरी भी हूं। तो जैसा हमने उपयोग किया, एक व्यक्ति पुरुष भी है तथा भारतीय भी है, तो एक व्यक्ति जो है वो पुरुष भी होता है और भारतीय भी होता है। तो जैसा प्रश्न पूछा जाता है वैसा उसका आंसर देना होता है, ये आपको याद रखना है। परिवार संस्था भी और समिति भी है, विद्यालय संस्था भी और समिति भी है, अस्पताल विद्यालय संस्था भी और समिति भी है। ये मैंने आपको कैसे समझाया, देखो जब हम अमूर्त रूप की बात करेंगे किसी संस्था के तो वो संस्था रहेगी, लेकिन जब उसका मूर्त रूप दिखाई देने लगेगा तो वो समिति बन जाएगी। बस इतना सा आप अपने दिमाग में सेव रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट इसी में मैं बता देता हूं, संस्थाकरण। क्या होता है संस्थाकरण या इंस्टीट्यूटलाइजेशन, ये क्या होता है? यहां उदाहरण सर्वप्रथम पार्सन्स नामक जो समाजशास्त्री उन्होंने भी संस्थाकरण का अर्थ है संस्था बनने की प्रक्रिया। क्या है संस्थाकरण का अर्थ? संस्था बनने की प्रक्रिया। यहां तो स्पष्ट है कि संस्था एक दिन में नहीं बनती, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत समय से विकसित होने वाले स्वरूप होते हैं। पहले कोई एक व्यक्ति किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे शुरू करता है और धीरे धीरे अगर सब समाज के सब लोगों को उसमें लाभ दिखाई देने लगता है तो फिर सब लोग उसे स्वीकार करते हैं, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनने लगती है और फिर वो संस्था का रूप ले लेती है, अर्थात वो व्यवहार में आ जाती है और वही संस्था कही जाती है। इस प्रकार संस्थाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यवहार बहुसंख्यकों की आदतों में निमित्त और निरंतर रूप लेता है, तो उसे संस्थाकरण कहते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे शब्दों में सुन लो, संस्थाकरण क्या है? संस्थाकरण का अर्थ होता है किसी संस्था के निर्माण की प्रक्रिया। जब भी कोई मनुष्य की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य किसी न किसी व्यवस्था को जन्म देता है, और जब यह व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोगों को लाभ पहुंचाती है तो अन्योन्य रूप से अंतिम रूप से वह एक संस्था का रूप ले लेती है। संस्था के इस प्रकार निर्माण की प्रक्रिया को ही संस्थाकरण कहते हैं। ये पार्सन्स का अवधारणा है, याद रखिएगा। और आगे एक अवधारणा पर बात कर लेते हैं, पूर्ण संस्था या टोटल इंस्टीट्यूट। ये क्या होता है? गॉफमैन नाम के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने एक नया अवधारणा दिया जिसे हम पूर्ण संस्था कहते हैं। पूर्ण संस्था या पूर्ण इंस्टीट्यूशन। उन्होंने एक किताब लिखी एसिलम नाम से। एसिलम नाम की जो किताब है उसमें ये नया शब्द इन्होंने दिया। इन्होंने ऐसे कुछ विशेष संस्थाओं के लिए पूर्ण संस्था का नाम दे दिया, जैसे पागल खाना, जैसे जेल। इन्होंने ये दो उदाहरण बताए। इन्होंने जेल और पागल खाने को इस श्रेणी में रखा। इन्होंने कहा कि वह समूह है जिसे समाज से अलग रखकर संगठित तरीके से इनके जीवन की सभी आवश्यकताओं जैसे सोना, खाना, काम करना, जो भी खेल आदि की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है, तो वे पूर्ण संस्थाएं कहलाती हैं। ये बात समझ नहीं भी आ रही होगी तो आप मेरे तरीके से समझिए। गॉफमैन जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार वैसे तो विवाह जो है मनुष्य के जीवन की केवल एक आवश्यकता को पूरा करता है, विद्यालय जो है मनुष्य के जीवन की एक आवश्यकता को पूरा करता है, लेकिन दो चार ऐसे संस्था हैं जो एक मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, जैसे जेल। उन्होंने कहा कि जेल जो है वो जेल में रहने वाले कैदियों को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, सुलाता है, उनको खेल खिलाता है, उनके जीवन में आमदनी का साधन देता है, तो सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। ऐसे ही पागल खाना पागल लोगों के लिए निवास का काम भी करता है, घर भी देता है, उनको खाना भी खिलाता है, इलाज भी करता है, सब कुछ करता है। तो ये संस्थाएं तो पूरी तरह से काम करने वाली संस्था हो गई। इसलिए उन्होंने नया एक कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया जिसे पूर्ण संस्था नाम दे दिया गया। पूर्ण इंस्टीट्यूशन या टोटल इंस्टीट्यूशन किसे कहा जाता है? ऐसे संस्थान जो मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरी कर दे, या एक ऐसा कोई संस्था जो मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरी कर दे, वह पूर्ण संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन कहलाता है। आधुनिक युग में आवासीय विद्यालय, अब ये जो आवासीय विद्यालय हैं ये इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आवासीय विद्यालय मतलब जो हॉस्टल्स जिनमें पढ़ाने का काम भी हो जाता है, जिसमें खाना भी खिला दिया जाता है, मतलब सब जिसी उसके अंदर ही हो जाए, वो सब क्या कहलाते हैं? पूर्ण इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। तो याद रखना, ऐसे अगर घुमावदार प्रश्न पूछ लिए जाए तो आपको आंसर याद होना चाहिए। आगे एक नया कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूं, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन।
या द्वितीयक संस्था। यह उदाहरण पार्सन्स की है। किसकी है? ये पार्सन्स की है। जब प्राथमिक संस्थाएं का कार्य कोई द्वितीयक संस्था करने लगती है तथा समाज भी इन्हें मान्यता दे देता है तो उन्हें द्वितीयक संस्था कहते हैं। जैसे अब बच्चों के लालन पोषण का काम हमारे समाज में किसका है? परिवार का है। लेकिन जब नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो हमारे यहाँ डे केयर होम्स बनने लगे या चाइल्ड केयर होम्स बनने लगे। बच्चों के लालन पोषण का कार्य की प्राथमिक संस्था जो है वो परिवार है। लेकिन पश्चिमी देशों में पालन पोषण करने के लिए क्रेंच नाम के संस्था का विकास हुआ, जिन्हें पालन गृह कहते हैं। अभी भारत में पूरी तरह नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे होने लगा है, करने लगे हैं। अब यहाँ बहुसंख्यक लोग अपने शिशु या बच्चों को रोज जाकर के छोड़ देते हैं। वो सुबह जाकर के छोड़ देते हैं बच्चों को और ये काम पे निकल जाते हैं। पूरे दिन बच्चों का पालन पोषण का काम कौन करता है? ये क्रेंच करते हैं। तो इस कारण से क्रेंच जो है वो परिवार के सारे काम दायित्वों को निभाने लग गए। तो परिवार को हमने द्वितीयक संस्था कह दिया या द्वितीयक संस्था की अवधारणा पैदा हो गई। पार्सन्स कहते हैं कि कोई ऐसा संस्था जो संस्था तो नहीं है लेकिन किसी पूर्ण संस्था का काम करने लग जाता है और समाज उसे मान्यता दे देता है, तो उस संस्था को द्वितीयक संस्था कहा जाना चाहिए। और यहीं से नया कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है। अब आप सब लोगों के लिए आज का प्रश्न है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। वी बिलोंग्स टू द एसोसिएशन नॉट टू द इंस्टीट्यूशन। इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है 10 नंबर में। आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिखने का फॉर्मेट वैसा ही हो, पहले आप भूमिका लिखें, फिर आप विषय वस्तु लिखें और फिर कंक्लूजन के माध्यम से ये बताएं कि हम क्यों नहीं होते हैं। अगला पॉइंट हमें पढ़ना है समिति और संघ में अंतर। लेकिन क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है तो इस पॉइंट को हम संघ वाले पॉइंट में कवर कर लेंगे ताकि वहां भी चीजें क्लियर रहें। इस पॉइंट को अभी यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, आप लोगों ने इस लेक्चर को अटेंड किया। अगर आपको इस संस्था और समिति वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लिया हो, समझ आ गया हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।